गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बिहार की दो समस्याएं बताइए, मुख्य समस्या क्या है? सर एक समस्या निरंतर बाढ़, हर साल बाढ़ आती है, और दूसरी समस्या नक्सलवाद है सर। नक्सलवाद को बताइए कि नक्सलवाद क्या है? सर नक्सलवाद जो भी ये नक्सलवाद सर जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो परकोलेशन ग्रास रूट लेवल तक नहीं हुआ है, इसको विरोध में भी है। और इसके कुछ कारण ये भी हैं कि जो बिहार में लैंड रिफॉर्म नहीं हो सका है, उसके कारण भी है ये सब समस्या। और इसके ये समस्या के कारण जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है सरकार के द्वारा पंचायतों तक, या रोड का हो रहा है, या समुदाय भवनों का निर्माण हो रहा है, उसको उनके विरोध में ये तोड़फोड़ भी करते हैं, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी होता है। ठीक है, तो अभी जो राजनीति में जो नया आया है एस्पेक्ट, एक वामपंथी रुझानों, वामपंथी समाज के जो लोग हैं, राजनीतिक दल जो है, उनकी सीट अच्छी आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर ये एक सत्ता विरोधी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, जो विगत 15 साल में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था आर्थिक और सामाजिक और स्तर पर, उस तरह का विकास तो नहीं हो पाया था। तो इस कारण से कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। और 7 निश्चय जो बिहार सरकार की योजना है, उस योजना का कार्यान्वयन भी ग्रासरूट लेवल तक उतना अच्छा से नहीं हो पाया। किसी पंचायत में हुआ था, किसी पंचायत में नहीं हो सका था। और जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सरकारी स्कूल का निर्माण, तो उसी सरकारी जो पहले से सरकारी स्कूल थे उसी में उन्हीं का जीर्णोद्धार किया गया था। लेकिन पहले जो ग्रीन फील्ड टाइप का प्रोजेक्ट है, स्कूल को बनाना या कॉलेज बनाना, फिर शिक्षा में भी करंट सेशन नहीं चल रहा था, कुछ लैगिंग हो रहे थे। एग्रीकल्चर में भी किसान के प्रति किसान को बहुत सारी समस्याएं थी। और ये कोरोना जो कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन था, उसके कारण भी जितने भी आर्थिक क्षेत्र के से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग थे, उनको भी मोबिलाइज करने में बहुत मदद मिली इससे वामपंथियों को। 7 निश्चय जो है वो कौन कौन से? भारत में बिहार सरकार का 7 निश्चय में आर्थिक हर युवाओं को बल, और महिलाओं का रिजर्वेशन है, हर घर नल जल, नली गली नाली परियोजना है। और इस 7 निश्चय में कौन सा निश्चय ज्यादा प्रभावी रूप से जमीनी स्तर पर लागू हुआ है? ये महिलाओं को 35% जो सर आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए, इसका है। और आर्थिक हाल युवाओं को बल में जो कौशल विकास का सरकार का योजना है, उस पर ज्यादा फोकस हुआ था सर। और हर घर नल में भी इनका कार्यान्वयन हुआ है। ठीक है, अपने आरक्षण की बात की, ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या फर्क होता है? वर्टिकल रिजर्वेशन है सर कि हम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर जब हम रिजर्वेशन देते हैं विभिन्न वर्गों को, समाज के विभिन्न वर्गों को, तो उसको वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाता है सर। लेकिन जब उसी एक ही समुदाय के विभिन्न लिंग के आधार पर जैसे रिजर्वेशन देते हैं, जेंडर के आधार पर, जैसे महिलाओं को, और जैसे 35% आरक्षण है बिहार में, या ईबीसी को देते हैं, तो महिलाओं को 35% आरक्षण जनरल में ही 35% आरक्षण दिया गया है। जैसे ओबीसी में भी उनका 35%। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण है, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ये वर्टिकल है सर। तो फिर तो ये तो जो मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको ये ब्रीच करता है। सॉरी सर, ये हॉरिजॉन्टल है। ये 35 उसी 27% में ओबीसी का इनको दिया गया है। पहले का उत्तर सही था, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले का उत्तर सही था, अभी का गलत है। खैर, शिक्षा जो है वो किस सूची में है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में? तो क्या आपने शिक्षा की बात की? ये समवर्ती सूची में।
कब लाया गया था? राज्य सूची से संवर्ती सूची में कब लाया गया? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। 42वें संविधान संशोधन में। नहीं सर, ये राज्य सूची में, सॉरी सर, ये राज्य। फिर से आपका पहला उत्तर सही था, फिर से गलत आपने उत्तर दिया। शिक्षा और संवर्ती सूची में आपने पहला उत्तर जो सही दिया था। खैर, ये बताएं कि आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा सर ऑप्शनल बॉटनी है सर। बॉटनी, ठीक। वनस्पति विज्ञान। हाँ, तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार कब लाया गया? ये 2010 में लाया गया था सर। अच्छा, और रियो डी जेनेरियो में 1992? 1992 में सर वो पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी नहीं था। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि बिहार में जो अधिकतर समस्याओं के जड़ में कहा जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, योजना सही है, तो ये तो समस्या का पार्ट हो गया। निराकरण क्या है? आखिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे दुरुस्त किया जाए? ये सर अवेयरनेस प्रोग्राम से और सरकार ने इसके दिशा में बहुत सारे प्रयास भी किए हैं। जैसे पब्लिक रिड्रेसल बिल भी पास किया गया है कि अगर आपको सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप उस समस्याओं को लेकर जा सकते हैं सरकार के पास। तो इस पर रिड्रेसल बिल है और अवेयरनेस कैंपेन इस तरह से नहीं हो पा रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण ग्रास रूट लेवल पे। बिहार में अक्सर सरकार की बात की जाती है तो गवर्नमेंट की, गवर्नेंस की नहीं। तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या फर्क? सर गवर्नमेंट एक सिस्टम है सर। अच्छा सर, गवर्नमेंट एक पावर सिंबल है, इनके पास ऑथोरिटी होता है सर, और गवर्नेंस उस पावर का उपयोग करके जो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सर, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। ये गवर्नेंस के अवयव हैं और गवर्नमेंट इस गुणों का उपयोग करके अपने कल्याणकारी योजनाओं का संपादन करती है। तो कल्याणकारी राज्य तो मौर्य राज्य भी था, तो उस समय गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट था क्या? जी सर, एक क्वेश्चन रिपीट किया। कल्याण आधार है गवर्नेंस का, तो मौर्य राज्य भी कल्याणकारी राज्य था, तो क्या गवर्नेंस की अवधारणा उस समय भी थी या ये समकालीन अवधारणा है? भी थी सर। अच्छा, उसमें भी एक सर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, जिस सेटअप के अंतर्गत कृषि संबंधित कार्य या श्रमिकों को या व्यापारियों के लिए जो कार्य किए जाते थे वो थे। वहां भी कल्याणकारी राज्य की कल्पना थी सर। ये कहा जाता है कि बिहार में प्राकृतिक कारण कोसी और बाढ़ ये समस्या है। अगर ये समस्या भौगोलिक है और बहुत शुरुआत से है तो ये तो मौर्य काल में भी था, उस समय ये कारण बाधा नहीं थे विकास में। आज क्यों कारण गिनाए जाते हैं इसे बाधा के रूप में? ये कारण नए तो बने नहीं सर, पहले भी कारण था सर, लेकिन जनसंख्या का जो विस्तार हुआ है तो जो कोसी के रिवर कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में सर जो जनसंख्या का विस्तार हुआ है तो कोसी अपना निरंतर अपना कोर्स चेंज करती है सर। तो नदी तो कोर्स अपना चेंज कर रही है, लेकिन जो वहाँ सेटलमेंट का कार्य हुआ है, बस्तियों का बसने का कार्य हुआ है, वो उसके आड़े आता है। और पहले ये जनसंख्या वहाँ पे जनसंख्या का नहीं थी उतना। और बाढ़ की समस्या सर उत्तरी बिहार में ही ज्यादातर है, दक्षिणी बिहार में बाढ़ की समस्या कम है। तो क्या प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राचीन काल में बेहतर था आधुनिक काल से? नहीं सर, जनसंख्या प्राचीन काल में ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन जो जनसंख्या का विस्तार हुआ और उसके कारण जो एक सेटलमेंट का प्रोसेस हुआ, वो सेटलमेंट फॉल्टी सेटलमेंट है सर। उसमें उस तरह से सेटलमेंट नहीं हो पाया। जनसंख्या विस्फोट को कारण मानते हैं तो जापान का जनसंख्या घनत्व तो भारत से ज्यादा है और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व तो बिहार से ज्यादा है, तो ये इसे पिछड़ेपन के आधार के रूप में कैसे देख सकते हैं?
ये तो मानव संसाधन है। मानव संसाधन है सर, लेकिन जब निरंतर बाढ़ आई और कृषि का उस तरह से विकास बिहार में नहीं हो पाया, तो बिहार में पर कैपिटा इनकम भी घटा सर। और पर कैपिटा इनकम में घटने के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य पर उस तरह से खर्च नहीं कर पाया पर कैपिटा, और जिसके कारण हम मानव को एक संसाधन के रूप में अभी तक उपयोग नहीं कर पाए हैं। और पश्चिम बंगाल में सर दामोदर घाटी निगम परियोजना थी, लेकिन उस तरह से परियोजनाओं का यहाँ नहीं हो पाया है। और हम बिहार सरकार की निरंतर बात चल रही है नेपाल सरकार से या फरक्का के कारण की बंगाल सरकार से, कि इसके बारे में कुछ किया जाए। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में अंग्रेजी के 3 लेटर हैं, LPG। इसका कॉन्सेप्ट कब आया और तीनों के पूरा नाम क्या है? एल का मतलब लिबरलाइजेशन होता है सर, पी का प्राइवेटाइजेशन होता है सर, और जी का ग्लोबलाइजेशन हुआ है सर। और ये इसका कॉन्सेप्ट 1991 में हुआ था, आर्थिक जो सुधार हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, जिसको राव मनमोहन रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो उदारीकरण क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सर कि हम अपनी आर्थिक क्षेत्रों को, इकोनॉमिक सेक्टर को लिबरलाइज करें, यानी प्राइवेट प्लेयर के लिए भी करें, या प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए लिबरलाइजेशन। और जो लाइसेंस राज है उसमें उसमें कुछ लिबरलाइज किया जाए उसको, और दूसरे सेक्टर को, क्योंकि सरकार सारे काम एक साथ नहीं कर सकती थी। और प्राइवेटाइजेशन के काम का मतलब होता है सर कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो उनको भी उस डोमेन में एंटर करने के लिए दिया जाए, ताकि उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और ग्लोबलाइजेशन का है कि सर हम अपने बॉर्डर को बाहर के रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के लिए खोलें, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। पहले हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किए थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी कम्पिटिटिवनेस आती गई, उस तरह से हम लोगों ने बाहर के भी के लिए अपने इकोनॉमी को खोला और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया, ताकि आप जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका। ठीक है, ठीक है। आपने अभी लाइसेंस राज की बात की है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में लाइसेंस राज की शुरुआत कब से मानी जाती है और क्यों? ये तो सर जब मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं सर, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ही जब से प्रथम प्लानिंग हुआ इंडिया का 5 ईयर प्लान, तो तभी से इस तरह का बात थी कि सरकार मैक्सिमम चीजों को पहुंचाएगी जनता तक, और सरकार की भागीदारी ज्यादा रहेगी। और अगर आप कुछ सेक्टर छोड़ के, जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर छोड़ के, अगर उसमें भागीदारी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिक जैसे एटॉमिक सेक्टर है या केमिकल सेक्टर है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसमें रेगुलेटरी था, ओपन नहीं था वो। भारत में मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे और मध्यम जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा देने की बात कही गई, ये कहां तक सार्थक है? ये सर बढ़ावा अभी भी कोविड-19 में भी दिया गया है सर, कि प्राइम लेंडिंग रेट जो है उनके लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में उनको शामिल किया गया है। और सर MSME का जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हल्का लिबरलाइज किया गया है सर। और उनको जो लोन देने की बात है, क्रेडिट फैसिलिटी है, उसमें भी उसको बढ़ावा दिया गया है अभी कोविड-19 के समय। ठीक है। बोटनी से आपने क्या सीखा? पढ़ करके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज हो? SDM बनेंगे तो बोटनी से क्या फायदा होगा? सर बॉटनी जो है सर एक सिस्टम है सर, जैसे उसमें फिजियोलॉजी है सर, तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है सर, उसमें प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जैसे एक इंस्टीट्यूट कोई भी संस्था है या कोई भी निकाय है सर, वो एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स है सर। जैसे हमारी सरकार ही है तो इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्री है, और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है किसी चीज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो उसी प्रकार जो बॉटनी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम है सर, उसमें एक इंटर कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एक सिस्टम में कोई भी ब्लॉकिंग आ जाए तो वो इनएविटेबल दूसरे सिस्टम में ब्लॉकिंग आ जाएगा सर। और दूसरे है कि जो अभी जो करंट इशू है सर, जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन है सर, क्लाइमेट चेंज है सर, और
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है सर, पॉल्यूशन है, ये सब इशू जैसे कोविड में हेल्थ इशू है सर, न्यूट्रिशन से रिलेटेड इशू है। अभी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, फूड सिक्योरिटी को हटा के फिर जीरो हंगर की बात की जा रही है सर। तो इनका बॉटनी का योगदान एक फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से लेके कंजर्वेशन एफर्ट्स और जो पॉल्यूशन है उनमें भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम एज एडमिनिस्ट्रेटर अगर इस बात की ग्रेविटी को समझते हैं तो हम एक जनता में एक अवेयरनेस अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, आप बताएं कि ये क्या सही है कि पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन देता है अन्य वृक्षों के कॉन्ट्रास्ट में? पीपल का वृक्ष क्या रात में भी ऑक्सीजन देता है? नहीं। ओके, ऐसा क्यों मान्यता है कि पीपल का वृक्ष जो है परंपरा के अनुसार, ऐसा क्यों मानते हैं? ये सर मिथ है सर, रिलीजियस मिथ से जुड़ा हुआ है इससे, ताकि अच्छा ठीक है। अभी कौन सी विधानसभा गठित हुई है नंबरिंग में? अभी नंबरिंग में ये कौन सी विधानसभा है? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं? अभी याद नहीं है सर, पढ़ा था। अभी याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोविड बिहार में क्यों नहीं हो रहा? आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, दिल्ली में बहुत बढ़ रहे हैं सर। दो कारण है इसके। तो एक तो नंबर ऑफ टेस्टिंग उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि दिल्ली में होता है। दिल्ली में अभी हाल ही में 1 लाख रोज टेस्टिंग हो रही है। और दूसरी बात है सर कि जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अभी WHO का एक रिपोर्ट आया था जिसमें था कि सर जहां पुअर सैनिटेशन है उसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का एक ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि वहां के लोग रोज पैथोजन से एक्सपोज होते हैं और एक्सपोज होने के कारण वो एक इंटरनली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है इसके बारे में तो सर अभी रिसर्च और फाइंडिंग्स नहीं हुई है, लेकिन नंबर ऑफ टेस्टिंग सर मेन रीजन है। अच्छा, मान लिया आप एसडीएम हैं, आप एसडीएम हैं या डीएसपी हैं और छठ घाट पर जो है अभी कोविड का इतना ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई आप मना सकते हैं गंगा जी में, नदियों में, और वहां भागदड़ मच जाती है। कैसे कैसे करेंगे? आपको सोचा आपने? सर सरकार ने अनुमति तो दिया है कि आप गंगा घाट पे या नदी तालाब में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रिकॉशन भी दिया है कि आप अगर 50 साल से ऊपर हैं और 10 साल से नीचे के हैं तो आप नहीं जाना चाहिए। और इसमें अवेयरनेस की सर ज्यादा जरूरी है, ना कि रूल रेगुलेशन की, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन तो इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी उतना ही ज्यादा लगता है, जो कि हमारे राज्य में उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अभी नहीं है। और अवेयरनेस के लिए हम ये कर सकते हैं कि सर की जैसे कुछ टेप रिकॉर्ड में पहले से ही कुछ रिकॉर्डिंग करके, अगर आप गंगा घाट पे जैसे गीत जो फोक सॉन्ग होता है वो लगाया जाता है, तो उसके बीच बीच में ये भी बोलाना चाहिए पहले से, जैसे आज से स्टार्ट हुआ है छठ का कार्यक्रम, वो एक हो जाता है। और दूसरा सर कि हम जो जिम्मेदार जो आदमी है उस समाज के और रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर है, जैसे टीचर हो सकते हैं, जैसे ब्लॉक में भी कार्यरत कुछ हो सकते हैं, जैसे वहाँ के जो भी जिम्मेदार नागरिक है उसको बता के ये सेंसिटिविटी जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। न्यायालय की अवमानना में कितनी सजा होती है? अभी कुणाल कामरा पॉपुलर हो रहे हैं, इसके पहले प्रशांत भूषण जी थे, उन्होंने माफी नहीं मांगी। तो जो अवमानना का जो केस होगा तो उसमें कितनी सजा मिलेगी? अधिकतम सर उसमें सर वो तो अभी मुझे जानकारी नहीं है उसमें सर। इसके पहले जो हुआ था प्रशांत भूषण केस में, उनको 1 रुपया का मिला था, या तो आप 1 रुपया दीजिए, या तो ये याद नहीं सर उस सजा के बारे में। ठीक है। कोविड-19 ने आपको कुछ सिखाया? जी सर, कोविड-19 ने 2 बातें सिखाई सर मुझे ज्यादातर, कि पहले तो कि हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, उस तरह से तो नहीं ध्यान देते थे, हाइजीन तो पहले भी मेंटेन रखते थे, लेकिन उस तरह से ध्यान। दूसरे है कि सर इस तरह से कोई अनफोर्सिन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हो जाए तो एक सेविंग होना जरूरी है, आपके पास कुछ पर्सनल सेविंग्स होना चाहिए। दूसरी बात है कि सर आपके पास कोई अल्टरनेटिव
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी साथ में रहनी चाहिए कि अगर आप कहीं बाहर में जॉब कर रहे हैं और आपको किसी कारण बस आपको अपने राज्य में आना पड़े, तो उसमें आप अपने आप को एकोमोडेट कर सकें और फ्लेक्सिबिलिटी अपने अप्रोच में या अपने एटीट्यूड में रखना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और मैं पूछना चाहूंगा कि कार्बन सिंक के रूप में ग्रीन लीव्स को कार्बन सिंक के रूप में देखा जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। क्या कोई ऐसा प्लांट है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सोख ले? सर इसके बारे में तो जानकारी नहीं है सर, क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में ही पता था मुझे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में तो नहीं पता है। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप कुछ जानना चाहते हैं गौतम जी? सर मैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट नहीं कर पाया हूँ सर, जैसे अभी मुझे फैक्चुअल पार्ट तैयार करना है, मैं अभी कर ही रहा हूँ सर, बिहार से रिलेटेड वो 5-6 दिन में हो जाएगा। और मैं अपने सब्जेक्ट को एक बार फिर से ब्रश अप करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं फैक्चुअल पॉइंट जो मुझे बोलना चाहिए था मैंने बहुत पढ़ा था, जैसे फेरा और फेमा मैंने पढ़ा है अच्छी तरह से, लेकिन मैं बहुत दिन से ट्रेडिशनल पार्ट को रिवीजन नहीं किया हूँ सर, उसके कारण हुआ है। तो मैं समय रहते हुए मैं ठीक कर सकता हूँ या अगले इंटरव्यू में। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक करेंगे। गुड, इस बार हो जाएगा आपका। गौतम जी आप डिजर्व भी करते हैं, है ना? आप डिजर्व भी करते हैं और होगा, बिल्कुल होगा।